सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। अब अमेरिका में सदारती इंतखाबात का बड़ा मैदान कल सजने जा रहा है। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ये दौड़ में आमने सामने होंगे। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात न सिर्फ अमेरिका बल्कि सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की अमरीकी इंतखाबात पर गहरी नज़र है, क्योंकि जो भी इंतखाबात जीत कर इक़्तिदार में आएगा तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नए सिरे से भी तश्कील दिया जा सकता है। ख़ासतौर पर सिक्योरिटी ताउन है, इक़्तिसादी मामला है और फिर तिजारती ताल्लुकात भी इसमें शामिल हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात तारीख़ी नौइयत के हैं। सर जंग के ज़माने में पाकिस्तान अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा है। ये मुख्तसर सी तारीख़ आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। ये पाकिस्तानी था जिसने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को कायम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में चढ़ाई की तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का रास्ता रोका। सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान से रुखसत हुआ तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मौजूद ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई थी, जो 1999 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के क़याम में आने तक कायम रही। फिर 2001 में 9/11 हुआ तो अफगानिस्तान में जंग के लिए अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान ने हर लिहाज से इस जंग में अमेरिका का साथ दिया और उस जंग में पाकिस्तान ने हज़ारों जानें भी कुर्बान की और अरबों डॉलर्स का नुकसान भी पाकिस्तान को उठाना पड़ा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट भी है। हम बायलैटरल ट्रेड को अगर देखते हैं तो $11 बिलियन वो वॉल्यूम है, बल्कि इससे भी ज़ायद वॉल्यूम है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में मौजूद है। फिर गुज़िश्ता माली साल के दौरान हम अगर इस वॉल्यूम को देखें तो ये $8.4 बिलियन तक था। फिर अमेरिका को की जाने वाली जो पाकिस्तान की अहम एक्सपोर्ट्स हैं उसमें खेलों का साजो सामान है, सर्जिकल आलात हैं, चमड़ा है, चमड़े की तैयार करदा मसनूआत हैं, टेक्सटाइल मसनूआत हैं, गारमेंट्स हैं, कालीन है और चावल हैं। जबकि अमेरिका से पाकिस्तान की जो अहम इंपोर्ट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक मशीनरी है, साजो सामान है, अद्वियात हैं, खुश्क मेवाजात हैं, परफ्यूम है और काफ़ी दीगर सारी चीज़ें शामिल हैं। इक़्तिसादी माहिरीन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती हजम को $11 बिलियन से बढ़ाने को एक अच्छी पेशरफ करार दे रहे हैं। अगर तो ऐसा होता है नई हुकूमत के आने के बाद। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनीज मुनाफा बख्श कारोबार कर रही हैं, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक प्रॉफिटेबल मार्केट है। तो अब कल होने वाले इलेक्शंस को लेकर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा जीतते हैं तो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान को क्या इसका कोई इकनॉमिक फ़ायदा भी हो सकता है। फिर कमला हैरिस अगर अमेरिका की पहली खातून सदर मुंतखब होती हैं तो पाकिस्तान के साथ उनका रवैया कैसा होगा और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत है इसमें मज़ीद कोई फ़रोग आएगा और पाकिस्तान को इस वक्त जिन इकनॉमिक क्राइसिस का है क्या उससे पाकिस्तान निकल सकता है। चूँकि माजी में हमने कई बार देखा हमने अमेरिका की एड एक्सेप्ट की है, क्या इस बार ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा यानी, और इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन है क्या, स्विंग स्टेट्स का क्या रोल है, जो इस वक्त अर्ली वोटिंग हो रही है उसमें किसको एज है, कौन कहाँ पर बरतरी साबित अभी तक कर रहा है और कल क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फैज़ रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सारा जमान साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। तो सारा साहिबा ज़रा पहले आप एक बता दीजिएगा कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स किस हद तक अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 270 का एक मैजिकल फिगर है उस तक पहुंचने के लिए कौन फेवरेट है? जी, इस वक्त तो पूरी जो गुफ्तगू है वो कॉन्सेंट्रेट ही 7 स्विंग स्टेट्स के ऊपर हुई भी है, जिनमें से कुछ जो है वो अमेरिका के मशरक़ी हिस्से में और सिर्फ 2 जो हैं वो अमेरिका के साउथ वेस्ट की साइड पर हैं। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिन पे आज आके सारी जो गुफ्तगू है वो उसी का महवर बने हुए, नजरें उसी पे टिकी हुई हैं। और आज ही मैं देख रही थी अब से कुछ देर पहले NBC एक बहुत वेल नोन अमेरिकी ब्रॉडकास्टर है और उन्होंने जो पोल किया हुआ था उसमें मैक्सिमम भी जो डिफरेंस ट्रंप और कैमला हैरिस में नजर आ रहा था वो 1.9 पॉइंट्स का था। तो इतना करीब है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस भी है वो 2 परसेंटेज पॉइंट्स के अंदर का है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर रेजर थिन जो है ये रेस है। किसी भी जगह पर ये कॉल पहले से कर देना कि किसके हक में ये फैसला हो सकता है pretty much impossible है। सही। और फैज़ साहब अगर ये हम ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड पिछले ट्रंप का हमारे सामने मौजूद है, कमला हैरिस आती हैं तो पिछला जो बाइडन का रिकॉर्ड और इससे पहले डेमोक्रेट्स के जो रिकॉर्ड एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आ सकती है अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर? पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन हो सकता है दोनों में से आपकी नज़र में? थैंक यू अरबाब। देखिए, सवाल ज़ाहिर है कि एक अहम सवाल है और हम सब के जहन पे है, लेकिन इस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों पार्टीज़ का जो एक
प्लेटफॉर्म है, उनका जो एजेंडा है, या हमारे जो अल्फाज हम लोग यूज़ करते हैं मैनिफेस्टो है, उसमें आप देखें तो पाकिस्तान फ़िलहाल कहीं मैटर नहीं करता। ऐसा भी जो इनकी जो प्रायोरिटीज़ जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का भी फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई फौरी तौर पर कोई, अनलेस ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, लेकिन लगता ये है कि आइंदा कई दिनों तक पाकिस्तान का जिक्र यहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स या जो पॉलिसी जो साज हल्के हैं उनमें पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी एक कोई डिस्कशन होगी और कोई बड़ी कोई तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। जो एक लगी बंदी पॉलिसी है इस वक्त जो रीजन में जो मामला चल रहे हैं उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि कोई बग़ैर किसी मेजर चेंज के वही आपको ट्रेंड नजर आएंगे। थोड़े बहुत मामूली से एडजस्टमेंट्स इधर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं वो इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो हैं वो मेरा ख्याल है कि स्लो डाउन हो सकती हैं उसकी। और मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपसे ये बात कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान के लिए जो ग्रांट्स होती थी स्टूडेंट्स की या जो स्टूडेंट वीज़ा दिए जाते थे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो 2016 से 2020 तक रहा तो उसमें उसका और फिर वो ज़ाहिर है कि जनवरी 2025 में फारिग हुए, तो उस पूरे अरसे में तकरीबन 15 से 20% हमारे वीज़ा स्लो डाउन हुए थे। इमिग्रेशन की फ़ाइल्स हमारी स्लो मूव होना शुरू हुई। हमें जो स्टूडेंट की जो ग्रांट्स मिला करती थी, स्कॉलरशिप जो मिला करती थी उसमें काफ़ी थोड़ी सी बहुत कमी आई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं जो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से है, वो कुछ चीज़ें उसमें बग़ैर किसी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के चीज़ें स्लो डाउन होंगी, जिसमें इमिग्रेशन जो है, जो कि ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ की फैमिलीज़ ने वहाँ पर लोगों को, अपने भाई बहनों को, अपने वालिदैन को अपने स्पॉन्सर किया हुआ है, अपने स्पाउसेस को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली स्लो डाउन। ये स्लो डाउन होने का रीज़न क्या? चूँकि अब स्ट्रेटेजिकली वो इंपॉर्टेंस नहीं रही पाकिस्तान की अमेरिका के नज़दीक जब से अफगानिस्तान में उसने अपना रैप अप करना शुरू किया है, क्या वो एक बेसिक रीज़न है या कोई और भी रीज़न आपको समझ आता है इसमें? देखिए दोनों हैं इसमें। एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की अब जो इनकी जो लिस्ट है, जो एजेंडा है, उसमें हम कहीं फ़िलहाल मैटर नहीं करते। और रीजनल जो इस वक्त जो कॉन्ट्रोल्स हैं और जो इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं उसमें पाकिस्तान फ़िलहाल इनकी पॉलिसी में ज़्यादा अहम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रिपब्लिकन पार्टी का जो प्लेटफॉर्म होता है वो ट्रेडिशनली वो इमिग्रेशन पर कम तवज्जो देते हैं। उनका ख्याल ये है, और ये तो ट्रंप साहब का तो मेन एक पॉइंट है कि इमिग्रेशन को किस तरह से रोका जाए। उन्होंने बल्कि पहले दिन कह दिया है कि हम पहले दिन ही तकरीबन 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करेंगे, मैस डिपोर्टेशन। वो चाहे मुमकिन हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इंतहाई जो एक ये कहना चाहिए कि मैं तो बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि नफ़रत से भरी हुई इनके जो रेटरिक है इमिग्रेंट्स के बारे में और इमिग्रेशन के बारे में, खुसूसन मतलब कोट एंड कोट इलीगल इमिग्रेशन कहा जाता है उसको, अनडॉक्यूमेंटेड। लेकिन ओवरऑल जो रिपब्लिकन पार्टी का और फिलहाल जो ट्रंप साहब का जो प्लेटफॉर्म है उसमें इमिग्रेशन टॉप एजेंडा है। और वो ये चाहते हैं कि इस वक्त देखिए 22 मिलियन का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख जो है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यहाँ मौजूद, जिनके पास कागजात नहीं है, जिनके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है। तो उसकी हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उन 22 मिलियन को भी निकालना एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ जो उन्होंने अपना जो इलेक्टोरेट है, उनका जो वोटर है, उसको उन्होंने उसी के गिर्द घुमाया है कि हम इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं। और लोगों का ख्याल ये है, जो उनके जो कॉमन वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स को, कि लोग बाहर से आके हमारे जॉब्स ले रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पाकिस्तान लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर या पाकिस्तानी मुस्लिम्स वहाँ मौजूद हैं जो कि रिपब्लिकन्स को या ट्रंप को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बड़ी उम्मीद भी लगा कर बैठे हैं कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान के लिए खासा बेहतर हो सकता है। ये सवाल पहले ज़रा मैं सारा साहिबा के सामने रखता हूँ, क्योंकि वाकई ग्राउंड रियलिटी ये है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम्स या पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिकन्स की इस वक्त सपोर्ट ज़्यादा है। और क्या वो कोई इम्पैक्ट भी सारा साहिबा क्रिएट कर सकते हैं? इस वक्त क्या देख रही हैं आप? देखिए, इस वक्त एक वोटर मैटर करता है। तो जिन रियासतों में खासतौर पे जहाँ स्विंग स्टेट्स में मुसलमानों की या पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ी है, वहाँ पे जाहिर है कि उनका वोट मैटर करता है और उनकी तवज्जो हासिल करना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत अहम है।
तो इस लिहाज से जो कम्युनिटी है वो दोनों कैंडिडेट्स के एजेंडा को ज़रूर देख रही है, लेकिन दोनों ही कैंडिडेट्स ने किसी भी मौके पे पाकिस्तान को मौजू नहीं बनाया, बल्कि साउथ एशिया को भी मौजू नहीं बनाया, बल्कि जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो अमेरिका के डोमेस्टिक एजेंडा पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी वाज़ेह करना चाहूँगी कि जहाँ तक सदर ट्रंप का इमिग्रेशन पे जो स्टैंस है, वो इलीगल इमिग्रेशन के बारे में उनका मौक़िफ़ बहुत ही सख्त है, लेकिन ओवरऑल जो इमिग्रेशन है उसके बारे में उनका फिलहाल हमने ये नहीं देखा कि वो लोगों की इमिग्रेशन ही अमेरिका में रोकना चाहते हो, बल्कि पिछली बार उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि बहुत ज़हीन लोग जो हैं वो अमेरिका आएँ और वो अमेरिका आके काम करें। फिर जो वीज़ों में भी सुस्त-रवी देखी गई माज़ी में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कोविड के दौरान आने वाला स्लो डाउन भी था, जिसने पूरी दुनिया में ही स्टेट डिपार्टमेंट के जो प्रोसेसेस थे, जो प्रोसीजर्स थे, उनको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ये समझता है कि सदर ट्रंप अगर दोबारा मुंतखब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ अहम फैसले करेंगे। तो उसमें एक तो जिस तरह फैज साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप प्रायोरिटी कंट्रीज में नहीं है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जब वो आएंगे तो उनको भी जाहिर है जब कभी वो पाकिस्तान में दिलचस्पी लेंगे तो उनको पाकिस्तान के हवाले से पूरी तरह से ब्रीफ भी किया जाएगा कि पाकिस्तान के पिछले 1.5-2 साल की पॉलिटिक्स में अमेरिका की मुदाखलत के बारे में क्या बात होती रही है, किस किस्म का पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है अमेरिका के हवाले से। तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में भी सदर को ब्रीफ किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक ही सदर अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं तो फिर वो फैसला करेंगे। अगर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सदर ट्रंप को माजी में जिस तरह से देखा गया है कि वो कोई भी स्टेटमेंट अचानक से दे देते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, अगर तो उसके ऊपर कोई बैंक कर रहा है तो जाहिर है उस हवाले से कुछ भी कहना बहुत ही कबल इम्कान इस वक्त होगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि बिकॉज पाकिस्तान इटसेल्फ एक हाई प्रायोरिटी मुल्क नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी से मुतल्लिक और डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से अमेरिका से किसी भी किस्म की बड़े चेंज की तवक्को जो है वो इस वक्त करना ज़रा एक मुश्किल बात लगती है। सही। तो फैज़ साहब, इसका मतलब जो पाकिस्तान में इस एक क्या ये ख्वाहिश का या उम्मीद का जो एक मखसूस तबके की जानिब से इज़हार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इस पॉलिटिकल अनरेस्ट में बड़ी तब्दीली आ सकती है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तब्दील हो सकती है और एक बड़ी पार्टी के बानी जो इस वक्त जेल में वो बाहर आ सकते हैं, तो ये सिर्फ ये ख्वाहिश या उम्मीद ही इसको कहा जा सकता है या मफरूज़ा इसको कहा जा सकता है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? फिर देखिए, मसला यही है कि जो चीज़ें ज़ाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है एक उसका, और सुपर पावर होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बड़े इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। ऐसा यानी बहुत कम ऐसा देखने में आया है अमेरिकी तारीख में कि कोई एक शख्स उठा और उसने उठकर एक बयान दिया और मामला जो है वहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पर जो इराक वॉर हुई थी तो ऐसा नहीं हुआ था कि बुश साहब ने अचानक उठ के फैसला कर लिया कि मुझे ये काम करना है। उसके पीछे पूरे थिंक टैंक्स शामिल थे, उनकी सिफारिशात शामिल थी। खैर वो तो एक बहुत बड़ा वो था, लेकिन देखिए बात वही है कि क्या पाकिस्तान रियली मैटर करता है। पाकिस्तान की अपनी हैसियत है, अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस वक्त मैटर करता है? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह से इनके जहन में होगा कि हाँ हमें इनके साथ ये करना है। लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड एक जो वाक़यात हुए हैं कुछ यहाँ पर अमेरिका में, वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का एक्टिविज़म है। पिछले दिनों जिस अंदाज से यहाँ पर कम्युनिटी ने कांग्रेस में ऑन बोथ साइड सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पर जिस तरह से जो उनको रीच आउट किया है, लॉबिंग की है, उनके लिए फंड रेजिंग की है, उनके लिए वोटों का वादा किया है, उनको अपने घरों पे बुलाया है, तो लगता ये है कि इसका देखिए कुछ ना कुछ तो असर हुआ है। 368 वोट्स कांग्रेस में जो ऐवान नुमाइंदगान से एक करारदाद पास हुई, फिर अभी एक 60-62 कुछ कांग्रेसमैन का एक लेटर भी गया है। तो यहाँ कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े को खुसूसन इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी रिहाई का यहाँ पर प्रेशर डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब, सारा ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थी। दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू अपना ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस या जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, क्या उसमें कहीं कोई पॉलिसी आ सकती है और क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान को कोई इकनॉमिक फ़ायदा आने वाले दिनों में हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिनों के नहीं बल्कि घंटों की दूरी पर हैं। डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन कौन सी नई क़यादत आनी है और फिर उसका पाकिस्तान के साथ जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं अमेरिका के, उस पर क्या असर पड़ना है। इस सेगमेंट में हम इस मौजू पर बात करेंगे, चूँकि जो दो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम कोई $11 बिलियन से ज़ायद है और अमेरिका एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान की। तो दोनों में से कौन सी हुकूमत पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली बेहतर रहेगी और क्या कोई मेजर शिफ्ट आने वाले दिनों में अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए आ सकता है और पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हैं, चेयरमैन के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से पिछले दिनों गुजरा, अब एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक ठहराव इस वक्त हमारी मीशत में और एक राइट ट्रैक पर हमारी मीशत इस वक्त गामजन है। वैसे में अमेरिका में इलेक्शंस का होना और दोनों में से जो भी क़यादत अमेरिका में आती है पाकिस्तान के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल होगा इकोनॉमिकली, अगर हम बात करें तो? ये मुश्किल सवाल है, मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका में कल इलेक्शंस है और इन इलेक्शंस का यूएस इकोनॉमी पे बड़ा डीप इफेक्ट होगा और उसके साथ साथ बिकॉज यूएस इकोनॉमी इम्पैक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी, तो पूरी की पूरी दुनिया के हर मुल्क को इस इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान को भी आएगा। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जो एक्सपेक्ट करें वो है ऑन ऑयल प्राइसेस, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार एम्फसाइज करते हैं कि उनके टाइम पे कोई वॉर नहीं हुई थी और वो ये भी एम्फसाइज करते हैं कि जब वो आएंगे तो क्योंकि उनके रूस के सदर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो रशिया और यूक्रेन की जंग, अगर आपको याद होगा, उस जंग की वजह से ही एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई थी। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पे पीस आ जाएगा और जंग खत्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस जब नीचे आती है तो हमारे मुल्क में महंगाई भी कम होती है, हमारा करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी कम हो जाता है क्योंकि हमने जो ऑयल की पेमेंट्स करनी होती है उसका अमाउंट कम हो जाती है। तो ट्रम्प के जीतने की वजह से कम ऑयल प्राइसेस पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। सही। और अली भाई जी कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, दूसरा के इन्फ्लेशन का, क्योंकि ट्रम्प की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉलर जो है वो यूएस इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर ही रहेंगे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर ट्रम्प हारते हैं और कमला हैरिस जीतती है तो यूएस डॉलर भी जो है वो वीक होगा, तो एक करेंसी का भी इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के। मगर नेट देखा जाए तो ट्रम्प माइट बी बेटर फॉर पाकिस्तान। ठीक है। और ये जो एक बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है, चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, माजी में हम बहुत एड मुख्तलिफ ममालिक से लेते रहे, लेकिन अब जब हम ट्रेड मोड में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको कैसे और किस तरह बढ़ाया जा सकता है? क्या ये इसका भी कहीं कोई मार्जिन हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की सूरत में या कमला हैरिस की जीत की सूरत में कहीं कोई नज़र आ रहा है कि $11 बिलियन से हम इसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर सकें? जी, अनफॉर्चुनेटली इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क आएगा सिर्फ प्रेसिडेंट के चेंज होने की वजह से, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि प्राइमरी एंगेजमेंट यूएस के साथ जो है वो सिक्योरिटी पे ही रही है। सिक्योरिटी के रीजन की वजह से अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, तो क्योंकि पाकिस्तान का मेन एंगेजमेंट सिक्योरिटी के साथ रहा है, ट्रेड के ऊपर यूएस गवर्नमेंट में या वाइट हाउस पे दैट हैज नेवर बीन अ फोकस एरिया फॉर पाकिस्तान, व्हिच हैज बीन अ नेगेटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। सो आई डोंट थिंक कि प्रेसिडेंशियल चेंज की वजह से यकदम या कोई पॉलिसी चेंज ऐसी आएगी जिससे पाकिस्तान को फेवरेबल ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे। आई डोंट सी दैट ऑन द कार्ड। आई डोंट थिंक दैट विल बी ऑन द एजेंडा और ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर एनी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। और अली भाई साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना के आपस में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसको पाकिस्तान बेहतर तौर पर डील कर सकता है चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट बढ़ाते हुए भी? चूँकि ज़ाहिर है CPEC है और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और एक राइवलरी जो चाइना और अमेरिका की अपनी जगह पर मौजूद है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं मुतासिर हो सकते चाइना के साथ? जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एक पैटर्न जो बड़ा क्लियर है कि रिपब्लिकन जब भी आते हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा ही होता है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं और पाकिस्तान समहाउ फाइंड्स इट इजियर टू डील विद रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स। नाउ इसमें थोड़ा सा चेंज जो इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक ऑर्डिनरी या स्टीरियोटिपिकल रिपब्लिकन लीडर नहीं है। ट्रम्प एक अपने ही एक इनफरादी तरह के लीडर है,
तो इनका जो पिछला माजी में जो इनका डीलिंग थी उसमें इट वाज वेरी ट्रांजैक्शनल और वो कमर्शियली माइंडेड ट्रांजैक्शनल। ठीक है, इस पाकिस्तान को नॉर्मली ऐसी चीजें सूट करती है या दुनिया की बाकी सारे मुल्कों को ऐसी चीजें सूट करती है क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई डीपर मोटिव नहीं है। डेमोक्रेट से क्योंकि उनके एजेंडाज होते हैं ऑन डेमोक्रेसी या वेरियस अदर एरियाज, नॉर्मली जब उनके आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि वो अपने एजेंडाज को प्रीच करते हैं ऑन अदर कंट्रीज। तो ज्यादातर ममालिक जो है आउटसाइड ऑफ अमेरिका दे प्रेफर ट्रम्प ओवर डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये मशहूर जुमला पाकिस्तान के मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए लिखा था। वक्त के साथ साथ ये जुमला कौमी एयरलाइन की गिरती सर्विस और मनसूबाबंदी ना होने की वजह से एक मजाक बनकर रह गया। ऐसा ही कुछ 31 अक्टूबर को भी हुआ जब कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली लगाई गई और नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से एक बार फिर हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। पाकिस्तान के निशकारी कमीशन की जानिब से PIA के 60% शेयर्स की फरोख्त के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 85 अरब रुपए के कम अज कम मुतवक्के कीमत के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली जमा कराई, जो रेफरेंस प्राइस का सिर्फ 12% बनती है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान ने अपने एक बयान में कहा था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने PIA की बहुत कम बोली लगाई है। PIA के पास इस वक्त 33 तैयारे मौजूद हैं, जबकि उसके मशरक़ वस्ता समेत चीन, तुर्की, मलेशिया और कनाडा तक के रूट्स हैं। सिर्फ PIA के हेथरू रूट्स की मालियत बोली की कीमत से 3 गुना ज़्यादा है। कंपनी की मुंसलिक जायदादें और 33 तैयारों का फ्लीट इसके अलावा है। तर्जुमान PIA का यह भी कहना था कि इतनी बड़ी फ़िज़ाई कंपनी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाना एक मजाक और उसे $1 की मालियत का कहना तंज के सिवा कुछ नहीं है। तर्जुमान PIA ने मजीद कहा कि हुकूमत की मुकर्रर करदा बोली की कीमत PIA की मजमूई बुक वैल्यू पर मबनी है, जबकि असासों की असल कीमत बुक वैल्यू से भी ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त PIA के मजमूई असासों की बुक वैल्यू तकरीबन 165 अरब रुपए है और उस हिसाब से 60% शेयर्स की मालियत तकरीबन 91 अरब रुपए के करीब बनती है। PIA के निष्कारी के अमल पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी फ़िज़ाई कंपनी की ख़रीदारी के लिए सिर्फ एक कंपनी ही सामने आई। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सख्त शराइत मुआहदे में शामिल टर्म्स और की वजह से बिडर्स को खदशात थे कि मुस्तकबिल में इस मुआहदे को पूरा करने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए बाकी बिडर्स बिडिंग में शामिल ही नहीं हुए। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी इदारे की निष्कारी के मामले में सबसे बड़ा मसला मुलाजमीन का सामने आता है। PIA के मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 7,000 से ज़ायद है और हुकूमत की शर्त थी कि 2 से 3 साल तक तमाम मुलाजमीन को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा टैक्स की मद में वाजिबात की अदायगी भी बड़ा मसला था। इस हवाले से मुख्तलिफ पार्टीज़ हुकूमत से यकीन दहानी चाहती थीं कि अगर मुस्तकबिल में कोई टैक्स वाजिबात सामने आएंगे तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक और अहम सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर PIA की बुक वैल्यू 165 अरब रुपए है और 60% शेयर्स की मालियत 91 अरब रुपए बनती है, फिर भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 10 अरब रुपए की बिड क्यों लगाई गई? इसका जवाब ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने बोली के फ़ौरन बाद हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दिया था। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। जी, हम थ्रू आउट गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे, इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट सामने लाने के लिए बोली में बैठना ज़रूरी है एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। हमारे में इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, हमने साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, तो $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का मजीद कहना था कि हुकूमत ने एक होल्ड को कंपनी बनाई और PIA के तमाम असासे और PIA की 600 अरब की लाइबिलिटी इस होल्ड को कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी, जिसमें न्यूयॉर्क में मौजूद होटल और कराची में मौजूद PIA की मेन बिल्डिंग और PIA में शामिल वो तमाम असासे जिसकी कोई वर्थ थी
वो सब इस होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए गए। जो कंपनी फॉर सेल थी PIA, उसमें कुछ भी नहीं था। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा था तो बड़ी बिड क्यों करते? PIA की कीमत इतनी ही बनती थी जितनी हमने लगाई है। PIA सिर्फ ब्रांड है। PIA पर 200 अरब की लायबिलिटी है, इसलिए हमारी बोली 10 अरब नहीं बल्कि 210 अरब रुपए की है। साथ ही साद नज़ीर ने कहा कि हुकूमत कहती है 85 अरब रुपए दे दो, तो हम 85 अरब रुपए तक भी देने को तैयार हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कहा कि हम हुकूमत को बाज़ाब्ता ख़त भी लिखेंगे कि अगर हुकूमत तमाम शराइत को थोड़ा नरम करे तो हम 30 से 85 अरब रुपए तक की कीमत अदा करने को भी तैयार हैं। दूसरी जानिब मौशी माहिरीन PIA की निष्कारी में हुकूमत के किरदार पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बोली के लिए कोई भी बैनुल-अक़वामी सरमायाकार सामने नहीं आया, तो फिर हुकूमत को बोली की रेफरेंस प्राइस 85 अरब की बड़ी रकम मुकर्रर नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत अब बुरे तरीके से फंस गई है, ऊपर से IMF की तलवार भी लटक रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को पता था कि हुकूमत ने इसे बेचना ही है, तो उन्होंने इसलिए इसकी बहुत कम कीमत लगाई। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से अदम दिलचस्पी और कम बोली लगाने के बाद पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और बाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी PIA को ख़रीद कर एयर पंजाब के नाम से चलाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसकी नवाज शरीफ ने भी हिमायत करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मशवरा दिया था कि वो तो PIA को ख़रीद लें या नई एयरलाइन भी शुरू कर सकती हैं। कराची के ताजिर भी फिर मैदान में आ गए। कराची के ताजिरों ने भी PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। कराची के ताजिरों का मुतालबा ये भी है कि 1 साल के लिए PIA को कराची के ताजिरों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि सूबाई हुकूमतें और ताजिर बिरादरी PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी तो जाहिर कर रही हैं, लेकिन क्या वो भी उस कीमत जो हुकूमत ने मुकर्रर की है वो रेफरेंस प्राइस उसके मुताबिक लगाएंगी या नहीं, ये भी पर मौजूद एक बड़ा सवाल है। इस अहम तरीन मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, हमारे माशियात भी हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो प्रेसिडेंट इस वक्त सेट कर दिए PIA की प्राइवेटाइजेशन के दिन 31 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, एक रेफरेंस प्राइस 85 अरब जिसको बहुत ह्यूज कहा जा रहा है। फिर साद नज़ीर साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने कहा कि इसकी प्राइस तो सिर्फ $1 है हमारे कंसल्टेंट के मुताबिक। फिर बाद में उनका एक और वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें कहते हैं कि ये 10 अरब, इसको ना समझें आप बोली को, टेक्निकली तो ये 210 अरब है, चूँकि 200 अरब की लाइबिलिटीज़ भी हमें ट्रांसफ़र की जा रही हैं। फिर जो इसका सालाना लॉस है 100 अरब, वो भी पहले साल हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये इसको हम टेक्निकली 210 अरब की बोली समझें। इस सूरत-ए-हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? ये कहाँ मिस हैंडल हुआ है मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, एक तो बात यह है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सीरियसली, चाहे वो हम खुद कॉर्पोरेटाइज करके चला रहे हों या बेशतर को प्राइवेटाइज कर रहे हों, बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। मैं जब हुकूमत में आया तो मैंने 2-3 साल बाद ही एक किताब छापी। उस किताब को आज अगर 10 साल बाद पढ़ें तो हियर इज़ अ फिगर जो दिल दहला देने वाला है। इट इज़ कि जो हमारी PIA, हमारे एनर्जी सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनीज, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अगर इन सब को मिलाएं तो एक्यूमुलेटेड लॉस 10 साल में 2013-14 से लेके 2023-24 तक 2022-23 तक 5,600 अरब रुपया या 20 अरब डॉलर का है। सो लेट्स टेक दिस एक्सट्रीमली सीरियसली। PIA की जहाँ तक पोजीशन है, और एक तो ये लॉस है, फिर मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंस, ओवर स्टाफिंग, ओवर ब्रांचिंग, ओवर परचेजिंग, ओवर इन्वेस्टमेंट, पुअर लेवल ऑफ सर्विस और डिटीरियोरेशन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान SOEs। स्टील मिल बंद पड़ी है, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस इस तरह हैं। नाउ लेट मी कम टू PIA। चूँकि मैंने ये किताबें लिखी हैं तो मैं इनके फिगर्स भी बहुत बखूबी समझता हूँ। जब PIA को प्राइवेटाइजेशन के लिए आप लेकर गए तो 825 अरब की डेट एंड लाइबिलिटीज़ इस पर खड़ी हुई थी। एक साइड PIA की ये थी। हुकूमत ने, यानी कि आपने और मैंने एज स्टेट सिटीजन्स 600 अरब रुपया वहाँ से उठाया। जो हमारा रूजवेल्ट और स्क्राइब होटल है उसको वहाँ से उठाया और उसको एक PIA होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दिया, ये अस्यूम करते हुए कि अब बैलेंस शीट्स जो है वो कदरे क्लियर हो गई है। जो बैंकों का डेट था वो उठाया गया। आपको आज प्रोग्राम में टाइम देना पड़ेगा अगर हम वाकई समझना चाहते हैं हुआ क्या है। वहाँ से हमने कमर्शियल बैंकों का डेट उठाया, उसको रीस्ट्रक्चर किया, रिकन्फिगर किया, 10 साल पे ले गए और स्टेट डेट में लाकर उसको पार्क कर दिया। अब जो 200 अरब लोग कहते हैं इस पे है, हर चीज़ की जुज़ियात में जाए बगैर हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये वो
चीज़ें हैं जो उस पर एग्जिस्ट करती हैं, जो पेमेंट्स हैं लोगों की, जो सिविल एविएशन की पेमेंट होगी, इसी तरह अगर रियाद में लैंडिंग की पेमेंट्स नहीं हुई हैं, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 200 अरब के करीब हैं। सो ये एडवाइस पे इसको पार्क कर दी गई वहाँ पे, और कोशिश ये की गई कि अब इसकी जो वैल्यू है वो निकाली जाए। जो पीआईए की वैल्यू आई थिंक समझी गई, और ये दूसरी बार है। याद रखिए कि हम $20 मिलियन खर्च कर चुके हैं कंसल्टेंट्स पे। आप कहेंगे ये फिगर कहाँ से आ रहा है, मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। लोग भूल जाते हैं 2015-16 में भी $10 मिलियन दिए गए थे जब इसके फाइनेंशियल एडवाइज़र आए थे, और इस प्रोसेस को आगे ले जाने को हम आगे बढ़े थे। मैं खुद चूँकि मौजूद था और बहुत पुश कर रहा था। पीआईए होल्डिंग कंपनी उस वक्त ही बन गई थी। ये पीआईए होल्डिंग कंपनी मेरे दफ्तर में बैठ के बनाई गई थी शाम को 6:30 बजे, अच्छा। ताकि ये एसेट्स को मूव किया जा सके। ये उस वक्त भी हमने बनाई थी। सो आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर। मॉडल तब भी यही था, मॉडल आज भी यही है। एक रिलेटिवली क्लीन अप करके पीआईए को बेच दिया जाए, और बेच देना चाहिए था। उसके बाद कई 100 अरब, मतलब जब मैं ये फिगर बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कोई छोटा सा शायद फिगर बोल रहा हूँ। समझने की ज़रूरत है, कई 100 अरब का जो नुकसान है पीआईए और कर चुकी है। अगर आप इसको उस वक्त बेच देते तो आपका जो नुकसान 2016-17 में बिक जाती। चलें, 17 का नुकसान 40 अरब, फिर 70 अरब, फिर 56 अरब, फिर 35 अरब, फिर 50 अरब, फिर 88 अरब, फिर 100 अरब। ये बढ़ते बढ़ते 800 अरब बना। अब हमने 200 अरब छोड़ दिए वहां पे, और इस कंपनी को, अर्नेस्ट एंड यंग को, अनदर $7.4 मिलियन, आई थिंक किसी प्रमोशनल कंपनी को भी कुछ पैसे दिए गए थे कि इसको हम आगे लेकर चले। अब हियर्स द गुड स्टोरी, 6 बड़ी अच्छी बिड्स आपको आ गई, उसमें से 4 बिड्स जो हैं अरबाब। नाउ लेट्स गो इनटू डेप्थ ऑफ दोज बिड्स। टर्किश एयरलाइन 100 जहाज़ों वाली पेगासस बैक कर रही थी, अरेबिया शायद 70 जहाज़ों के साथ बैक कर रही थी, एक स्विस कंपनी बैक कर रही थी, एक और कंपनी है जो कराची का, मैं नाम नहीं लेता, उनके साथ एविएशन के एक्सपर्ट्स थे। आप क्या चाहते हैं? और यू एक्चुअली हैड गुड बिड्स यार। आई मीन इट वाजंट कि किसी ने बिड ही नहीं किया। अब वहाँ पे काम आता है अर्नेस्ट एंड यंग इन प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, और मैं बड़े एहतराम से हमेशा ये कहता हूँ, मैं आज भी कहता था, मैं हुकूमत में भी ये कहता था, यू नीड अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, यू नीड अ चेयरमैन who is an expert in selling assets, in mergers and acquisitions, who understands the financials the way I've just explained them to you, and who can reconfigure these financials, और वो restructure तो ना करे पीआईए को जाके, पर जो immediate cleanup है, और जिस तरह मैंने अभी आपको ये present किया, so ये सारा काम। और अगर वहाँ पे कबाहतें आना शुरू हो गई थी, चले मैं कबाहत भी बता देता हूँ क्या आ रही थी। लोग कह रहे थे जी हमें 100% आप इसके हिस्से बेचते हैं। चलें, एक आपने पहले कदगन लगाई हुई थी, ये पहले बिकती इसलिए नहीं थी कि एक 2015-16 में आई थिंक कदगन लग गई कि हम 49% से शेयर ज़्यादा नहीं बेच सकते। मैंने तब भी कहा था कि ये कदगन हो नहीं सकती। When I want to buy PIA, I want to run it the way I want to run it. I don't want to have the government with 51% telling me how to run PIA efficiently. उसको रिमूव किया, 60 नहीं आप 70% बेचते थे। फिर दूसरी कदगन आपने कहा कि ये 7000 एम्प्लॉइज़ को आप रखेंगे। चलें, इसको मैं समझ ही सकता हूँ कि आपने ये कह दिया। फिर तीसरा आपने कहा कि आप इतने जहाज़ बनाएंगे। यार मैं इसकी मिसालें दिया करता हूँ। जब आपने डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज़ किया, टेलीकॉम को नौकरियाँ बढ़ी हैं। जब आपने डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज़ किया, आपके मीडिया हाउसेस, एक मीडिया हाउस था पीटीवी, आज 100 मीडिया हाउसेस हैं। आप जैसे हजार लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो ये तो हो ही जाना था। फिर उनको कहना आप इतने जहाज लाएंगे, लेट देम रन विद इट। फिर चौथी, जो रूट्स थे, जो लैंडिंग राइट्स थे यूरोप के, अमेरिका के, हमने तो अस्यूम किया ना कि उनकी एक वैल्यू है। अगर मुझे गलत नहीं पता, मैंने दे हैवंट शेयर्ड द फिगर्स पब्लिकली, पर जितनी मुझे नॉलेज है 10-11 अरब तो पर रूट की जो कॉस्ट है उसको लगाई गई। सो उन्होंने कहा नहीं जी, पर वो तो क्लियर नहीं है, तो क्लियर करा लेने चाहिए थे। और क्लियर कराने की यहाँ कोई एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए था जिसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती। जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन को हम ये कहते हैं कि उन्होंने वैल्यू बिल्ड करनी है, उन्होंने रीस्ट्रक्चर नहीं करना, पर ये जो कबाहतें हैं इनको तो निकालना। प्राइवेटाइजेशन कमीशन इज अ होल्डिंग कंपनी। मैं हमेशा कहता था गवर्नमेंट में कि जब आप कहते हैं ना एसपीवी बनानी है, जैसे सिंगापुर में बनी हुई है, मैं कहता था मैंने उस सिंगापुर की एसपीवी को बहुत स्टडी किया है।
प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक एसपीवी ही है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ही है जिसके पास सारा अथॉरिटी आ जाती है। एक सीएफओ क्या, एक बंदा नहीं आप अपॉइंट कर सकते पीआईए में जब उनके पास ही आ जाती है। सो इधर आई थिंक प्रोसेस जो है उस ड्यू डिलिजेंस से हमारी साइड से रन नहीं हुआ, और फिर एक एक करते करते आई थिंक बायर्स निकल गए। जब फेडरल गवर्नमेंट्स इन हुकूमत की रही जो अभी सूबों में होकर ये ऑफर कर रहे हैं पीआईए को खरीदने की, तो इनके अदवार में तो ये मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ती रही जो ये 7,100 तक पहुंची है, और खसारा भी ग्रेजुअली इन्हीं लोगों के अदवार में बढ़ा है ना। यानी कोई ऐसी हुकूमत तो नहीं आई कि जिसमें पीआईए का खसारा रुक गया हो। जब ये बढ़ते बढ़ते 825 अरब तक पहुंचा है, जब ये अपनी हुकूमत में नहीं चला सके पीआईए को बेहतर तरीके से, तो ये अब प्राइवेटाइज होने के बाद या अब खरीद कर कैसे बेहतर तौर पर इसको रन कर सकेंगे? मैं एक और गुजारिश ये करूं आपसे कि देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है, पर अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में काम देखें तो वो तो सोशल सर्विस या वो तो तालीम और सेहत चलाना है, रोड्स बना लें, नालियाँ साफ़ कर लें, ये कूड़ा उठाना, मतलब एक वो फराहम करना है। मैं नहीं समझ पाता, पावर्टी उनके पास है, एग्रीकल्चर उनके पास है। और जब आपने ये तय कर लिया है कि एक फेडरल गवर्नमेंट जिसमें यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि शायद काबिलियत और सलाहियत के लिहाज से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इन माई अंडरस्टैंडिंग, शायद वो बेहतर होती है बिकॉज सीनियर लेवल के ऑफिसर्स वहाँ पे आते हैं, उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अगर वहाँ पे रखे हुए हमने उसी तरह की मिसमैनेजमेंट, ऐसे बोर्ड बनाए, और बोर्ड्स हमेशा इनफेक्टिव होते हैं जो सरकार में होते हैं, इसलिए कि उनका 1 टका भी उसमें नहीं लगा होता। जिसका 1 टका भी उसमें नहीं लगा होगा वो कभी भी अपनी जो जिसे कहेंगे ना रेप्यूटेशन या अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लाइन पे नहीं लाता, और फिर हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का टेंडर्स हो गए, इन चीज़ों पे एक जो है आप कहते हैं डिस्कम्फर्ट रहता है कि ये बोर्ड्स पे लोग क्या कर रहे हैं। अब इस सारी स्टोरी में जो कामयाब स्टोरी है वो यही है कि ये प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी के बगैर टाटा इंडिया सिमिलर टू अस जहाँ पे होती है, क्वांटस इन ऑस्ट्रेलिया वेरी सिमिलर टू अस गवर्नमेंट के पास थी, ये दोनों जाती हैं। देयर क्वांटस इज़ वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। जब से वो प्राइवेटाइज हुई बड़ा सिमिलर मॉडल रन हुआ। This is, I think, still the way forward for our PIA. स्टेट में रह के ये कहना कि हम मैनेजमेंट को खुला छोड़ देंगे, वो चला लेंगे। मैं एक गुजारिश करूँ, आप एक मैनेजर अच्छा अपॉइंट नहीं कर पाते, इसको तो छोड़िए। आप अच्छा मैनेजर अपॉइंट करने जब हम जाते हैं और वो कहता है मुझे $1 मिलियन की सैलरी चाहिए, दूसरे दिन आप कहते हैं कि ओहो ये कौन आ गया और ये क्या हो रहा है। बट जो असल बात इन दी एंड है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को स्ट्रेंथन कीजिए, मेक अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, गेट अ पर्सन हु कैन रियली डिलीवर अंडर अ टीम जो प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि आपने अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं, मिलियन ऑफ रुपीस की सैलरी देकर ये काम कीजिए। नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस अगर 460 दिन पर मुहीद है तो उसको कम कर लीजिए, अगर G2G ट्रांजैक्शन में जाना है उसको पढ़ लीजिए, बट अपनी ड्यू डिलिजेंस इतनी स्ट्रेंथन्ड करके आइए कि आपको ये तो दिखाई दिया है कि आपके पास इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है पाकिस्तान में, कपल्ड विद बाहर का इंटरेस्ट। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी लार्जली स्टैंड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।